कुलदीप सिंह राठौर जी हमारे स्टेट के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मैं इनका जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। हमारे आज ठियोग से एमएलए हैं और हमारे बार एसोसिएशन के दिलीप सिंह कैत जी यूनिवर्सिटी के टाइम के हमारे साथी हैं। हमारे जो एजी साहब है अनूप रतन जी, लवमेश कंवर जी जो चेयरमैन है बार एसोसिएशन के, हमारे श्रवण डोगरा जी जो पूर्व में एजी थे, हमारे अशोक शर्मा जी जो पूर्व में एजी थे, श्री आर के बाबा जी जो एजी थे, बलराम शर्मा जी डिप्टी सॉलिसिटर जनरल थे, सीनियर एडवोकेट्स मेहता जी हमारे लीगल के, यशवर्धन जी, अजय शर्मा जी भी बैठे हैं मेरे साथ, इन्होंने कॉलेज टाइम में ट्रैक किया है। पीयूष वर्मा मेरे साथ जूनियर थे, मेरे साथी थे, एक ही विसिनिटी से आते थे हम लोग। हमारे जीडी वर्मा जी, एक बारी मैं भी इनके पास काला कोट पहनकर चला गया था। हमारे बाली साहब रविंद्र ठाकुर जी हमारे एसएफआई के हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हमारे सूद सर छोटा शिमला से जब हम काउंसलर हुआ करते थे। कई ऐसे मुझे यहाँ वकील मिले जो यूनिवर्सिटी टाइम में हमारे साथ थे, जिनके साथ जब हम स्टूडेंट्स लीडर थे तो एडमिशन्स के लिए कई बार छोटे मोटे काम करवाने पड़ते थे, तो वो काम भी करवाते थे और एडमिशन भी करवाते थे। तो हमारे केडी सूद साहब, हमारे सभी जिनके विशाल जिनके नाम नहीं लेता सब मुझे जानते ही है, क्योंकि मैं भी पहले तो बार एसोसिएशन का मेंबर था और उसके बाद बार एसोसिएशन का अब तो सदस्य नहीं रहा हूं। 2011 में एक बार मैं भी वोट डालने आया था, तो अभी कैद साहब अपनी बात कह रहे थे, तब तो मेरे पास जब आए थे कि आपने सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं, हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। और जब ये मांग रहे थे तो मुझे लगा कि ये वकील अपने वकील नामा में आ गए, वकालत करने आ गए, और मुझे लगता है कि चुनाव तो नहीं आ रहे। और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स लाइफ से राजनीति में रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था, तो 17 साल की उम्र में पहली बार मैं सीआर का इलेक्शन लड़ा और हर्षवर्धन चौहान जी यहाँ यशवर्धन चौहान जी बैठे हैं और जस्टिस टेश्वर ठाकुर जी हुआ करते थे। बाकी तो जो यहाँ जस्टिस है वो हमारे समय के थे, लेकिन उस समय आप सीनियर हुआ करते थे और मैं जनरल सेक्रेटरी कॉलेज का बना, फिर प्रेसिडेंट बना, और मेरे साथ वंदना कौशिक जी बैठे हैं, आपके हस्बैंड मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट बने, जो मेरे काफी अच्छे साथी थे, काफी अच्छे दोस्त थे। पर मैंने भी एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश की, काला कोट पहना, और जब वकील सीनियर्स फाइलें उठवा के भेजते थे तो मैंने छोड़ ही दिया। शुरू में 10-12 दिन की बात है, फिर मेरा मन नहीं लगा और फिर मैंने कहा कि अब राजनीति को ही हमने ध्येय माना। और निश्चित रूप से जो मुझे बचपन से जानते हैं ऐसे वकील भी यहाँ बैठे हैं, वो मुझे क्लास फर्स्ट से भी जानते हैं, और वो लोग जो मुझे युवा दिनों से जानते हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और जब मैं अधेड़ उम्र में पहुंचा हूं तो वो वकील भी सब अधेड़ उम्र में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरा राजनीतिक जीवन का 40 साल का लंबा सफर था। 17 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव लड़ा और कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं इस लक्ष्य से दूर हटूं, और आज तक भी नहीं। जब भी कोई मुझे दुविधा आती है तो मैं ये नहीं सोचता कि ये चुनौती है, उस चुनौती का मैंने हमेशा सामना युद्ध की तरह किया, और चुनौतियों से लड़ने की मुझे जैसे आदत पड़ गई है, ये स्वभाव में आ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी 11 दिसंबर 2022 को, जो प्रदेश की आर्थिक हालत थी, हमारे दिनचर्या चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे।
धीरे धीरे हमने उस पर काबू पाया। आज प्रदेश आर्थिक संकट से ऊपर उठकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रूडेंस की तरफ जा रहा है। अगर आर्थिक संकट होता तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों देते? अगर आर्थिक संकट होता तो हम 1500 रुपया अपनी महिलाओं को क्यों देते? हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखकर पहले बजट में अपना नीतिगत सोच को उसमें प्रदर्शित किया। किस प्रकार का हिमाचल बने, किस प्रकार का हिमाचल आगे बढ़े, उस दृष्टिकोण से अगर कोई पहला बजट भी देखेगा और दूसरा बजट भी देखेगा, उसमें आपको नीतियां साफ नजर आएगी। और मुझे खुशी है कि हम अभी 19 महीने का हमारा सफर तय हुआ है। 19 महीने में उन नीतियों ने अपने परिणाम देने शुरू कर दिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हम जा रहे हैं। ये शब्द नहीं है, ये एक सोची समझी नीति के तहत हमारे कार्य कर रहे हैं। मैं हाईकोर्ट के उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार हर केस हारती है। आर्बिट्रेशन के उदाहरण देना चाहता हूं। सारे आर्बिट्रेशन के केस हम हारते हैं। 1000 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन का हमारा यहां पड़ा। मेरी एजी साहब से भी बात हुई और आपने आप देखा होगा, और जो फैसले राजनीतिक लोगों ने करने हैं वो तो राजनीतिक लोगों ने करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैं ये चीज कहना नहीं चाहता। हमारी परिस्थितियां क्या है, हम किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस हमने जीता। टैक्स रखे, आज हमारी सरकार का अधिकार है। ये आप ही का कसूर नहीं है, ना कोर्ट का कसूर है। 8-8 महीने तक सरकार में अपील ही नहीं दायर होती है। ये एक नया सिस्टम बना है और कुछ अपील दायर ही नहीं होने देते। हमने उन परिस्थितियों को भी समझा और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कई चीजों में कई बातें हैं। मैंने एजी साहब से भी कहा कि हमें जिस तरह प्राइवेट लोग बैटरी ऑफ लॉयर्स की करके रखते हैं, दिल्ली में हमने वो करनी शुरू की है। शानन में हमारा राइट है, हम आवाज ही नहीं उठाते। बीबीएमबी में हमारा राइट है, हम आवाज ही नहीं उठाते। हमारी इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में ड्रेन हुई है। हमारा बजट 50,000 करोड़ रुपीस का है। एक जो SJVN जो हमारी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करके आज 50,000 की कंपनी होगी। हम 75 साल में 50,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करते हैं और SJVN 30 साल में 50,000 की कंपनी होगी। इन्वेस्टमेंट ड्रेन कैसे होता है? हम इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पर कई सहूलियतें देते हैं। हम कहते हैं कि 3 रुपए पर यूनिट हम आपको बिजली देंगे, और सर्दियों में हम क्या करते हैं? हाइड्रो सरप्लस प्रदेश है, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, लेकिन सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक हम 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदते हैं। और उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या देते हैं कि हम 7 रुपए यूनिट के हिसाब से देंगे। पिछले कल मैं ब्रेकअप ले रहा था, जितने 5 स्टार्स हैं 13-13 लाख करोड़ रुपए की कंपनीज है। हमारी अल्ट्राटेक है, हमारी माइनिंग में ACC है, वो सब्सिडी पिछले 20 साल से ले रहे हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल बना है, ताज बना है, ये तो सिर्फ कारपोरेशन और एडजॉइनिंग एरिया में बने। बाहर कसौली में इतने होटल बने, वो भी 1 रुपए की सब्सिडी हमसे ले रहे। हमने कहा समाज के उस वंचित वर्ग का इस सब्सिडी पर अधिकार है
जिसको समाज की दूसरे वर्ग की आवाज उठाने का अधिकार है, उस दिशा में हमने काम किया। और कल ही हमने 700 करोड़ रुपए की सब्सिडीज बंद की है। वो आम आदमी से जुड़ी नहीं है, अभी हम आप पर नहीं आए हैं, अभी हम आप पर नहीं आए हैं, अभी जो 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती है उस पर भी नहीं आए हैं। ये सब आपका पैसा है, आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। हमें संपत्ति को लुटाने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, हमें संपदा को लुटाने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, हमें संपदा का उचित ढोन करने के लिए मैंडेट मिला है। इसीलिए मैंने कहा पिछले दिनों कि लूरी, सुन्नी, सिद्ध पावर प्रोजेक्ट जिंदगी भर के लिए हमने उनको दे दिए। पानी हमारा है और पानी में है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको हम 40 साल बाद 25% फ्री रॉयल्टी देंगे, उससे हमारा काम निकलने वाला है। हमारे को 30 के हिसाब से हमारा राइट्स हमारे लोगों को नहीं देंगे तो हम ये प्रोजेक्ट तीनों टेक ओवर कर लेंगे। हाई कोर्ट में अपील पड़ी है कि कोई कोहेसिव एक्शन न लिया जाए। हम हाई कोर्ट में द्वारा रिवीजन पिटीशन डालने जा रहे हैं। अगर यही 3 प्रोजेक्ट आ जाए तो 3000 करोड़ रुपया हमारी किटी में हर साल आएगा। और जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, हमें देने में बड़ी सहूलियत होगी। लीज रूल्स को बदल दिया गया। 14 प्रकार की बिजली में सब्सिडी मिल दी जाती है। पानी भी बोला कि फ्री में देंगे। चुनावों से पहले मैं किसी राजनीतिक पार्टी की विरोध करने के लिए नहीं आया, पर ये सच्चाई है, फ्री में देंगे। हम लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग होते जो सोचते एक बार कुर्सी मिल जाए, दोबारा उस कुर्सी को प्राप्त करना चाहते। सारा पानी फ्री कर दिया। हम अभी एक और एक्ट में प्रोविजन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की तरफ से हम एक अभी एक्ट लाने जा रहे हैं। जो पानी एक सीमा के बाद ऑप्टिमम यूज करेगा उससे हम पैसा लेंगे। हम कोई गरीब प्रदेश के लोग नहीं हैं, यहां जनता अमीर है और सरकार गरीब है। 22 लाख गाड़ियां हैं, 28 लाख परिवार है, 22 लाख लोगों के पास गाड़ी है। ऐसे परिवार जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं होते, हमारी सरकार उनकी सुविधा का ख्याल रखे। अनाथ बच्चे आज प्रदेश में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। हिमाचल प्रदेश इन अनाथ बच्चों का 27 साल की उम्र तक, क्योंकि 27 साल तक वो पीएचडी कर लेता है, 27 साल की उम्र तक पूरा खर्चा उठाएगी। अगर वो डॉक्टर बनता तो 2 लाख रुपए डॉक्टर की फीस देगी, पूरे हॉस्टल की फीस देगी, 4000 रुपया पॉकेट मनी देगी, सर्दियों के लिए 10,000 रुपया कपड़े का, गर्मियों में 10,000 कपड़े का। जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस दृष्टि से हमने उनको अधिकार दिया। और साल में एक बार घूमने का, जैसे होता ना कि सर्दियों में घूमने चले जाते हैं, बाई ईयर घूमने के लिए फैसिलिटीज देगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा देगी। ये उन बच्चों का अधिकार है उस संपदा पर जो हम उन लोगों को लुटाते हैं जो सामर्थ्य होते हैं। विधवाएं हो जाती है, अचानक किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, बेटी डॉक्टर बन रही है, कमाने का कोई सहारा नहीं रहता। हमारी सरकार ने इस बार उन बच्चों के लिए उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, और अगर पढ़ाई कहीं बाहर कर रही है, हॉस्टल नहीं है, तो 3000 रुपया पीजी के खर्चा भी सरकार में देगी। ऐसे 23,000 बच्चों के लिए हम योजना लेकर आए। बेटी की उम्र 18 से 21 साल हो, क्यों हो? हमारे यहाँ तो वैसे भी 21 साल से नीचे शादी नहीं होती, लेकिन एक सोच को विकसित करने की जरूरत है कि बेटी और बेटे की उम्र एक साथ हो, ताकि वो अपने आप को समान अधिकार के सोचे। बहुत चेंजिंग हम अभी करने जा रहे हैं, कानून बदलने जा रहे हैं। पुराने कानूनों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। नई सोच और नई दिशा इस प्रदेश को देनी पड़ेगी। यही नहीं, हम आप 70 साल के बाद
जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी धन का प्रावधान करेंगे। वकील ही नहीं, सभी बुजुर्गों के लिए हम एक योजना का काम कर रहे हैं। और जो आप डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं उसके लिए भी हम एक योजना लेकर आ रहे हैं। आज हालत क्या है प्रदेश की? आज हम जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसमें पूरे देश में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। स्कूल तो हमने खोल दिए, नोटिफिकेशन भी कर दी, 5 स्कूल के लिए बच्चा ही नहीं है। पीएन के सारी 5वीं की क्लास चल रही है। बेस ही कमजोर हो गया है। हेल्थ में कहां पहुंचे हम? आज नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश कैंसर के रूप में दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश बनता जा रहा है। क्वालिटी वाटर नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम नहीं है। संस्थान तो खुल गए, लेकिन आप देखिए अगर आप कैजुअलिटी में जाते हैं, एक एक बेड पर दो लोग बैठे होते हैं। एक और फिर डॉक्टर कौन होता है जो बेचारा पिछले 3 दिन से सोया ही नहीं होता है। 72 घंटे ड्यूटी होती है उसकी कैजुअलिटी में। हमने अभी फैसला किया कि 2 मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी और टांडा में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले हमने कहा कि स्टाफ नर्स और पेशेंट का रेशियो क्या होगा। 1:12 था, हमने 1:6 किया। और डॉक्टरों के लिए मैंडेटरी आज ही मैं ऑर्डर करके आया हूं। सब डॉक्टर है, और मैं किसी डॉक्टर पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन नेता लोग रहते हैं इसको यहां एडजस्ट कर दो, इसको यहां एडजस्ट कर दो, और जो उसकी नौकरी है उसी नौकरी पर नहीं कर पा रहे। तो आज 30 डॉक्टरों को, और हम डिपार्टमेंट और इमरजेंसी मेडिसिन जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है उसका अपग्रेड करके आज ही पोस्टिंग करके आ रहा हूं। जल्दी उसका मैं शिलान्यास भी करना जाऊंगा, ताकि जब आप कैजुअलिटी में जाएं तो आपको लगे कि आप अच्छी जगह है। नहीं तो कैजुअलिटी में तो रात को पहुंच जाए तो पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता। सिफारिश होगी तो फोन करके पूछ लिया जाएगा, वरना कोई पूछेगा। तो ये हाल हमारे प्रदेश का। ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम प्रदेश को हरित राज्य की जो बात करते हैं, आपने बजट में देखा होगा 31 मार्च 2026 तक हमने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे ही हम ग्रीन स्टेट बनेंगे, डीकार्बोनाइजेशन से हमें उसके पैसे मिलने शुरू होंगे। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो इस अक्टूबर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन का, हिंदुस्तान का पहला 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ये भविष्य की ऊर्जा है। कई कानूनों को तोड़ना पड़ेगा, कई योजनाओं को लाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट से भी हम अनुरोध करेंगे थोड़ा हमारे पर भी रहम करें। अभी थोड़ा समय दें हमें, निश्चित रूप से थोड़ा समय की जरूरत है। जब कोई चीज ट्रैक पर होती है, अगर ट्रैक से बाहर हो जाती है तो उसका नुकसान होता है। आपने मांगे रखी है, हम लीज पर आपको जगह देंगे, लेकिन आप लीज का बिल भी पता करना। तो आप बोलेंगे कि लीज हमें माफ कर दो, हमने उसके भी रेट बढ़ा दिए, क्योंकि लीज पर जगह देने के जो पहले रेट 1 रुपए में 99 ईयर्स मिलती थी, हमने वो सब बदल दिया है। लीज रूल्स में, रेवेन्यू एक्ट में हम सुधार करने जा रहे हैं। एक्साइज में अभी हमने दिशा निर्देश दी कि एक्साइज के जितने भी केसेज है, 17,000 केसेज है, 15-15 साल से चले हैं। लेगेसी स्कीम लाने जा रहे हैं, हम उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट में जो वकीलों की चैम्बर्स की बात है, ये आपके चुनाव के बाद मैं दोबारा आऊंगा तब घोषणा करूंगा। सारी चीजें मैं आपकी करूंगा, लेकिन जो चीजें अभी करने की है आपके पास आऊंगा। और जो कहा है हमारे कैद साहब ने, सारी बातों को मैंने देखा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए एक बार हमको दोबारा बुलाना पड़ेगा। अभी मेरे पास समय, तो जो भी चीजें हैं उसको हम समय के अनुसार विचार करेंगे। जैसे समय अच्छा होगा आपके हम काम करेंगे। लेकिन पार्किंग की सुविधा, बोटल नेक्स तो हमने खुद ही बनाए। अब ये मेट्रोपोल बनेगा,
इसको हम तोड़ रहे हैं ताकि सड़क पीछे को जाए, पीछे को सड़क जाए, आपकी पार्किंग हो। और पार्किंग की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है शिमला में खासकर, इसलिए पार्किंग की सुविधा के लिए जो आपने हमारे को जगह सजेस्ट की है, उस दृष्टि से हमारी सरकार उसको भी देखेगी। दूसरी ये बात भी नहीं, दूसरी जो आपके चैम्बर्स की जगह है, सब विचार आपके करेंगे। मैं डिपार्टमेंट से पहले रिपोर्ट्स मंगाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके आगे बढ़ूंगा। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स है, जो भी है, हमारी सरकार अगले 1-2 वर्षों में उनके लिए एक योजना लेकर आ रही है। और हम चाहते हैं कि जब प्रदेश सामर्थ हो तो 70 साल के ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनको आने वाले समय में जो हमारी संपदा है, उसका अधिकार, उनका हक उन्हें भी मिले। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है इसमें तो। और जो यंग वकील है, जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि नए नए कानून आ रहे हैं, नए नए लॉ आ रहे हैं, उस दृष्टि से भी अपने शुरू में तो स्ट्रगल ही करना पड़ता है। हमने भी काफी स्ट्रगल किया है और संघर्ष का अपना मजा होता है। और संघर्ष जब होता है तो उसमें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। लेकिन नए जो वकील आ रहे हैं, उनको भी जो हमारे से वक्त के साथ, अगर 2032 में हम प्रदेश को जब बोलते हैं कि समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, उसका मतलब है कि हमारे समाज के सभी वर्गों के पास इस संपदा का जो आपका हक है वो आपको मिल रहा है। ये जरूर मिलेगा, लेकिन समय चाहिए इसके लिए। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। कोई भी शासन तब तक अच्छा नहीं चल सकता जब तक उसकी परिस्थितियों के अनुसार फैसला ना किया जाए और समाज के सभी वर्गों का उसमें साथ ना मिले, तब तक वो शासक अच्छे रूप से गवर्नेंस नहीं कर सकता। मैं आपसे ये चाहता हूं कि थोड़े समय की बात है, क्योंकि इस समय तो हमने 5 को पे रोकी, तो कई आपके जजेस की भी रुकी होगी, सबकी रुकी होगी। तो क्यों रोकी? कैश फ्लो मिसमैच था, यानी कि 5 तारीख को हमको केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आती है, 10 तारीख को सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर आता है। इस 10 तारीख में हम आरबीआई से 7.5% के हिसाब से लोन उठाते हैं। 7.5% के हिसाब से लोन उठाने का मतलब होगा कि एक महीने में 3 करोड़ रुपया हम इंटरेस्ट का देते हैं, तो 36 करोड़ रुपया अभी देने की क्या जरूरत है? तो हमने पहले उदाहरण उसका नेताओं ने, मैंने बोला पहले हम नेता लोग अपनी 2 महीने के लिए सैलरी रोकते हैं, हमने 2 महीने के लिए रोकी। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि हमारे को जो सैलरी है वो 5 और 10 तारीख को मिलनी चाहिए। अगर 3 करोड़ बचता और 36 करोड़ हमारा साल का बचता है, सरकारों में ये चीज बड़ी नहीं होती, लेकिन एक प्रदेश को जब सही दिशा में आगे बढ़ाना तो ऐसे फैसले करने पड़ते। रूटीन गवर्नमेंट आती, हम भी आते, 5 साल बाद हम भी चले जाते। अगर हमने इसीलिए आना है सत्ता में कि मैं 5 साल बाद मुझे चेंज करूं, चेंज आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 5 साल बाद। लेकिन जब गवर्नमेंट में आए 5 साल में, तो ये सोच के ना आए कि मुझे इस फैसले से नुकसान होगा, तो ये सोच के आए कि इस फैसले से प्रदेश का भला होगा, तभी हमारा कई बार हम स्कूल बंद कर रहे हैं, बच्चों को हम गाड़ियां दे रहे हैं, क्यों ना करें बंद? हम डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं, 100 बीघा में स्कूल खोल रहे हैं, 30 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जितने स्कूल है इर्द गिर्द के उस स्कूल में पढ़ेंगे और उनमें कॉन्फिडेंस पहली कक्षा से आना चाहिए, फर्स्ट से आना चाहिए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारे को अभी सिर्फ 11 महीने हुए सही मायने में देखे, क्योंकि 4 महीने आपदा में चले गए, 4 महीने ये पॉलिटिक्स के घटनाक्रम में चले गए, 8 महीने हुए। दिन रात हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य काम कर रहे, नई योजनाओं में आ रहे, ये कर रहे हैं, चैट जी जा रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी पूछ रहा था कि आपके तो ऑनलाइन आधा ही है जो इतनी ज्यादा जरूरत है, हम पूरे ऑनलाइन के लिए आपको पैसा देते हैं, आप बोलिए कितना पैसा चाहिए? एडवोकेट्स तक के हम सब केसेस का ऑनलाइन करवाने के लिए हम पैसा करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, हम आपके साथ हैं, पैसा चाहिए हम देंगे। मुझे आप लोगों का यही कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे 4:45 बजे गवर्नर साहब से भी टाइम है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।